यहां तक हम लोगों ने सर पिछले क्लास में पढ़ा था। पिछला क्लास का क्वेश्चन डिस्कशन बाकी है सर। हाँ पता है हमको, कुछ पार्ट्स भी बाकी है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था घरों में उपकरण जो लगे हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर बेकेलाइट। कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना होगा। बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है और एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान देना, एक होता है परावैद्युत स्थिरांक, एक होता है परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। ध्यान दीजिए, अभी जो हम सर पढ़ाने वाले हैं आपको, ये हेलो, ये जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर, ये टोटल का टोटल ड्राइवर का क्वेश्चन है। ये टोटल ड्राइवर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लाइंस हम तुमको अभी पढ़ाने वाले, पीछे भी था, लेकिन अब वो लाइंस हैं जो एग्जैक्ट ड्राइवर में पूछे गए हैं। वो कुछ 7-8 लाइंस हैं जो तुमको पढ़ने हैं। कहता है परावैद्युत स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यह किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। यह किसी पदार्थ की कुचालकता को बताता है। कुचालकता को बताता है। इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो किलो वोल्ट पर एमएम है। इसका यूनिट जो है वो किलो वोल्ट पर एमएम है। जितना किलो वोल्ट पर एमएम ज्यादा होगा, कुचालकता उतनी ही ज्यादा होगी। और प्लास्टिक का, बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक की कुचालकता अधिक होती है। तो इसका जो किलो वोल्ट पर एमएम होता है प्लास्टिक यानी बेकेलाइट का, वो 17 से 22 किलो वोल्ट पर एमएम होता है। बेकेलाइट का जो किलो वोल्ट पर एमएम होता है वो 17 से 22 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक। अब कहता है सर कि बेकेलाइट का परावैद्युत सामर्थ्य 17 से 22 किलो वोल्ट पर एमएम होता है। टोस्टर का तापन अवयव नाइक्रोम का बना होता है। टोस्टर क्या होता है सर? टोस्टर एक हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे हीटर है, वैसे ही टोस्टर होता है। इसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, तो हीटिंग एलिमेंट किसी का भी होगा तो वो नाइक्रोम का ही बना हुआ होता है। किसी का भी हीटिंग एलिमेंट होगा तो वो हमेशा नाइक्रोम का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे आपको कि टंगस्टन जो है, देखो हम तुमको बताए थे कि टंगस्टन जो है ये अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। ये अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। ये अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। और ये जो नाइक्रोम है ये अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। देखो टंगस्टन अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है, नाइक्रोम अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश देता है। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं सर। हाँ हाँ भर सकते हैं टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रीशियन वाले। इसमें एग्जांपल हो जाएगा बल्ब, ट्यूबलाइट,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीटर, 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 आयरन, या आप टोस्टर भी कह सकते हैं, पूछा था इस बार एएलपी में। टोस्टर, टोस्टर एक हीटिंग एलिमेंट है। जितना भी हीटिंग एलिमेंट है, जितना भी हीटिंग एलिमेंट है, इस सब के सब नाइक्रोम के बने होते हैं। इस सब के सब नाइक्रोम के बने होते हैं, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, टोस्टर तापन अवयव है जो नाइक्रोम का बना होता है। ब्रेजिंग, एक जैसे सोल्डरिंग हम लोग करते हैं ना, देखो कभी अगर तुम सोल्डरिंग करते हुए देखा होगा, एक होता है सोल्डरिंग और एक होता है ब्रेजिंग। फिटर का है, लेकिन सर मिलता जुलता है तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन से भी। अब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, कभी सर ये तार वगैरह को आप देखे होंगे सर सोल्डरिंग करते हुए। एक सोल्डरिंग आयरन रहता है, उसको गर्म करते हैं और गर्म करके एक सोल्डर रहता है, उसको गर्म कर करके पिघला पिघला के यहां डालते हैं, उसको हम, ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग आयरन है। आप गए होंगे कभी बिजली मिस्त्री के यहां, तो वहां आपको एक सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करते हुए, तार को चिपकाते हुए दिखाया गया होगा, और ये सोल्डर है। सोल्डर सीसा अब प्लस टीन का मिश्रण है। सोल्डर जो है ये सोल्डर जो है वो सीसा और टीन का मिश्रण है। तो और ब्रेजिंग में वैसे ही क्या होता है सर, कॉपर और चांदी का मिश्रण का प्रयोग में लाया जाता है। ब्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेजिंग में कॉपर और चांदी का मिश्रण को प्रयोग में लाया जाता है। कॉपर एंड चांदी के मिश्रण को प्रयोग में लाया जाता है ब्रेजिंग में। अब देखिए, टोस्टर को अगर आप नहीं देखे हैं सर, तो टोस्टर आप कभी देखे होंगे पाव रोटी वगैरह सेकते हुए। प्रकाश जी, कभी पाव रोटी सेकते हुए देखे हैं? अरे पाव रोटी या ब्रेड वगैरह को सेकते हुए देखे हैं, उसी को टोस्टर कहते हैं। उसी में हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम होता है। तो सर ये जो सोल्डरिंग में सोल्डर सीसा और टीन का होता है, अब ब्रेजिंग में जो सर जिसके द्वारा हम लोग ब्रेजिंग करते हैं वो कॉपर और चांदी का होता है। तो वही यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर, वहां सोल्डर नहीं कह के स्पेल्टर कहते हैं। स्पेल्टर सामान्यतः कॉपर बेस चांदी का मिश्र धातु होता है। किसका बेस? कॉपर बेस चांदी का मिश्र धातु होता है। और सोल्डर में जो सोल्डरिंग में जो सोल्डर होता है, सोल्डरिंग में प्रयुक्त सोल्डर, प्रयुक्त सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डरिंग में प्रयुक्त सोल्डर जो है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर बोलते हैं उसको, वो कॉपर बेस चांदी का मिश्र धातु होता है। इलेक्ट्रिक केटल में भी सर नाइक्रोम ही होता है, वह भी एक प्रकार का हीटर है। आप देखिए सर, कहता है इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिक आयरन की अगर आप बात करो, इस सब क्वेश्चन सर आपके एएलपी में पूछा है। ये इलेक्ट्रिक आयरन है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक आयरन है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन का जो ये बेस प्लेट है, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन का सर बेस प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट जिससे हम आयरन करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस प्लेट है, इसमें उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। क्योंकि ये ठोस है, बेस प्लेट जो है ये ठोस है, इसमें उष्मा का जो संचरण होता है ये चालन विधि द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस प्लेट है, इसमें ये ठोस होता है, और ठोस जो होता है ये चालन विधि द्वारा इसमें उष्मा का संचरण होता है। ध्यान दीजिएगा सर, इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस प्लेट होता है ये ठोस होता है, और ठोस होता है तो ये चालन विधि द्वारा इसमें उष्मा का संचरण होता है। कौन विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। इसलिए कि आप पढ़े होंगे कि ठोस में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा, और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण विधि द्वारा। चालन क्या होता है? चालन होता है सर कंडक्शन, अगर आप पढ़े होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इस सब एएलपी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब देखो, कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में बेस प्लेट में उष्मा चालन के माध्यम से की जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन में बेस प्लेट में उष्मा चालन के माध्यम से की जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन के में बेस प्लेट सबसे नीचे वाला प्लेट में उष्मा चालन के माध्यम से जाती है या स्थानांतरित होती है। अब कहता है, एक होता है नियंत्रित स्रोत, ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप रेगुलेटर लगाते हैं, फैन रेगुलेटर। ये मान लीजिए फिर फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर है। अगर हम फैन रेगुलेटर की बात करें, नहीं ये पुराना मटेरियल नहीं है, अभी जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं सब नया हम जोड़े हैं अपने से पॉइंट्स। सर डीएमआरसी का टोटल क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जो फैन रेगुलेटर है, इस फैन रेगुलेटर का काम है करंट सप्लाई को कंट्रोल करना, तब तो स्पीड को ये घटा बढ़ा देता है, करंट को ये कंट्रोल करता है, जिससे स्पीड घटता बढ़ता है। फैन रेगुलेटर का काम है, फैन रेगुलेटर का काम है कंट्रोल करना। किसको? ये जो फैन रेगुलेटर है सर, इसका काम है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? फैन रेगुलेटर जो है, इस फैन रेगुलेटर का काम है कंट्रोल करना, धारा को कंट्रोल करना, करंट को कंट्रोल करना। इसका मतलब ये कंट्रोल नियंत्रित सोर्स है। ये सोर्स जो है ये नियंत्रित कर लेता है, बिना नियंत्रित किए हुए नहीं जाने देगा। ये जितना चाहेगा उतने करंट जाने देगा, और नहीं चाहेगा तो करंट को नहीं जाने देगा। तो कहता है सर बुक अब लॉकडाउन खुला है, तो नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी तो पहले हम पटना जाएंगे, उसके बाद है ना। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोतों पर निर्भर करता, अन्य स्रोत जैसे रेगुलेटर, उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। अगर मान लो कि इस रेगुलेटर से पंखा चल रहा है, इस रेगुलेटर से पंखा चल रहा है, और ये सोर्स है जहां से तुम पावर सप्लाई दिए हो ट्रांसफार्मर से,
ये जो सोर्स है, चूंकि इसमें कंट्रोल करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो इस सोर्स को हम नियंत्रित सोर्स कहते हैं, क्योंकि ये सोर्स कंट्रोल हो जाता है। अब मामला क्या है, देखो ये कुछ सिंबल्स हैं जो तुमको याद करने हैं। वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत, देखो ई, ध्यान देना, ई वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत, ये धारा स्रोत, धारा स्रोत। ये आप कैसा क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन में जाएंगे तो हम बात करेंगे। तुम गौर से देखो, इसमें धारा स्रोत है, धारा स्रोत है, तो यहां आई है, यहां आई है। इसमें वोल्टेज स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है, तो यहां भी है, यहां भी है। अभी कहता है वोल्टेज को नियंत्रित करता है, ये कहता है धारा को नियंत्रित करता है। तुम देखो ए फिक्स है, वोल्टेज को नियंत्रित करता है तो ए भी, और धारा को नियंत्रित करता है तो ए आई। यहां ये धारा को नियंत्रित करता है तो ए आई, और यहां ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है तो ए भी। तुम गौर से देखो, जो सिंबल है तुम्हारा वोल्टेज नियंत्रित करेगा, ये वोल्टेज स्रोत हो गया तो भी हो गया, वोल्टेज स्रोत हो गया तो भी हो गया, धारा स्रोत हो गया तो आई हो गया, धारा स्रोत हो गया तो आई हो गया। तो अगर वोल्टेज को नियंत्रित करेगा तो ए भी हो जाएगा। देखो प्लस माइनस का सिंबल है, दो सिंबल होता है, एक होता है प्लस माइनस का सिंबल में, कंट्रोल्ड में, और एक होता है डायरेक्ट सिंबल में, डायरेक्ट एरो के सिंबल में। अब दोनों अलग अलग है। ये अगर वोल्टेज को नियंत्रित करेगा तो ए भी विथ प्लस माइनस, और धारा को नियंत्रित करेगा तो ए आई विथ प्लस माइनस। यहां धारा को नियंत्रित करेगा ए आई विथ एरो, और यहां वोल्टेज को नियंत्रित करेगा तो ए भी विथ एरो। अब देखो, अगर तुमको अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा, देखो कहेगा बताओ ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, भी ए भी, चेक कर लो नहीं तो बदल दो। अब ऐसा दे देगा तुमको, कहेगा बताओ ये क्या है। अब यूपी TG2 का भी क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल का भी सारा क्वेश्चन है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी सारा क्वेश्चन, A to Z क्वेश्चन तुमको इन वन बुक मिल जाएगा। अब देखो, हमने कहा तुमको कि वोल्टेज स्रोत, अभी क्या है, यहां अगर भी है तो इसका मतलब ये वोल्टेज स्रोत है, यहां से स्रोत डिसाइड होता है, वोल्टेज स्रोत है। अब क्या नियंत्रित कर रहा है, तो यहां अगर भी है इसका मतलब वोल्टेज नियंत्रित कर रहा है, अगर यहां आई है तो इसका मतलब करंट नियंत्रित कर रहा है। अब यहां भी है तो यहां से स्रोत डिसाइड होता है, वोल्टेज स्रोत है। और यहां ए भी है, इसका मतलब वोल्टेज नियंत्रित कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज नियंत्रित कर रहा है। वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज नियंत्रित, यहां इससे वोल्टेज स्रोत, और यहां ए भी है तो वोल्टेज नियंत्रित। यहां ए आई हो जाता तो धारा नियंत्रित। ये एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है। फिर से हम बताते हैं, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, एक बार और हम समझाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ है, यहां भी, यहां ए आई, पहले तो यहां से हम कह देंगे कौन सा स्रोत है, तो कहेंगे वोल्टेज स्रोत है। भी है, यहां आई रहता तो करंट स्रोत हो जाता, वोल्टेज स्रोत। कहां भाग गया, वोल्टेज स्रोत है। अरे चेंज कर दो ना, वोल्टेज स्रोत है।
भी से। यहां आई दिया हुआ है तो धारा नियंत्रक है, ये वोल्टेज स्रोत धारा नियंत्रक है। तो यहां से सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एएलपी में। तो देखो, कहने का मतलब यह हुआ कि ये भी है तो ये वोल्टेज स्रोत है, आई वोल्टेज नियंत्रक है। ये भी है तो वोल्टेज स्रोत है, यहां आई है तो धारा नियंत्रक है। ये धारा स्रोत है, यहां धारा नियंत्रक है। ये धारा स्रोत है, वोल्टेज नियंत्रक है। ये तुमको देखना पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें, रेडार का सर फुल फॉर्म पूछा है। रेडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडार का फुल फॉर्म जो होता है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, सब जानते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान जो होता है, कभी कभी पूछ देता है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम यानी एक ओम का जो इंटरनेशनल मान होता है वो 1.00049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। एक होता है सापेक्ष जो किसी की तुलना में हो, एक होता है निरपेक्ष। इतना को हम लोग एक ओम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये पॉइंट में जो वैल्यू है 3.049, ये कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एक होता है एक खुले परिपथ में धारा का मान शून्य व प्रतिरोध अनंत होता है। अगर कोई खुला परिपथ है, हम पहले भी बोल चुके हैं, खुले परिपथ में धारा का मान शून्य होगा। ये खुला परिपथ है, इसमें सर धारा का मान शून्य होगा, धारा का मान शून्य होगा। अब प्रतिरोध R बराबर होता है V बटा I, तो V बटा एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। फिगर दिया हुआ रहेगा, खुले परिपथ में सर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, अनंत, और धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये सर आपका कंप्लीट सिलेबस है। DSW MHA हम आपको बता दिए हैं। तो एक बार सर शॉर्ट रिवीजन करते हैं और फिर हम लोग सर किसी रोज तुमसे मुलाकात, एक बार तुम लोग का क्या क्या मामला है सर, फिगर दिया हुआ रहेगा। हाँ दिया हुआ रहेगा। गुरुजी एएलपी में कितना नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं? अच्छा, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे सर, एएलपी स्पेशल। अभी आप ट्रेड पढ़िए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी एक बार शॉर्ट में देख लीजिए सर। किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाए, परमाणु। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। आपको भी पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेसिक कण है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। उसके बाद आ जाइए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसी कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आयन में विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब है, CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब है। आवेश का एक मात्रक Q बराबर IT होता है। इसका एक मात्रक जो है एम्पियर सेकंड भी है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। वही सूती कपड़े और रेशम के कपड़े और कांच के टुकड़े को आपस में रगड़ा, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग किया, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जो त्याग किया उस पर धनावेश, जो ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश। Q बराबर Ne होता है त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। कूलम्ब का नियम F बराबर Q1 Q2 बटा R² होता है। K बराबर 1/4πε0 होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है कूलम्ब बटा मीटर। क्षेत्रीय आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व Q/A होता है कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व Q/V होता है कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। विद्युत वाहक बल, किसी पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है।
विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है जिसे हम विभवांतर कहते हैं। विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। V/W/Q। ईएमएफ का मान नियत रहता है, कभी शून्य नहीं होता है। विभवांतर का मान धारा के घटने बढ़ने के साथ घटता बढ़ता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी विभवांतर का मान शून्य नहीं होता है। विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E/F/Q होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसका सही मात्रक सदिश राशि है। खोखले चालक के अंदर शून्य होता है, इसीलिए जब कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। विद्युतीय बल रेखा वही धन से ऋण की ओर जाता है। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण एक समान के लिए एक समान, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल होता है। उसके बाद आते हैं विद्युत धारा I/Q/T होता है, अदिश राशि है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने के लिए त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, अदिश राशि होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। इलेक्ट्रॉन का भाव हमेशा ऋण से धन होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धन से ऋण। ओम का नियम V/IR होता है, R/V/I होता है। प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व तो ओम्स लॉ लागू होते हैं। खाली सेमीकंडक्टर पर ओम का नियम लागू नहीं होता, AC/DC सब में लागू होता है। ओम का नियम का एक ग्राफ है V/IR का। उसके बाद है तुम्हारा प्रतिरोध। देखो एक शॉर्ट बस हम रिवीजन करवा रहे हैं, ऑलरेडी तुमको हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए नहीं, पिछले 1 महीने से पढ़ा रहे हैं। क्लास रेगुलर नहीं करोगे तो कोई तोरा नहीं बचा सकता है। प्रतिरोध पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, ये सिंबल है। तापमान के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग। R बराबर ρL/A होता है। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है जिसका यूनिट ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। चालकता विद्युत प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, इसे S से सूचित करते हैं। इसका यूनिट साइमेन या पर ओम या महो होता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर किसी तार के प्रतिरोध को x गुना कर दिया जाए तो लंबाई को x गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध भी x गुना। अगर लंबाई को लंबाई को खींचकर x गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध x² गुना। श्रेणी समानांतर हम तुमको बता दिए, श्रेणी होगा तो R1 + R2, समानांतर होगा R1 R2 बट R1 + R2। समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग, धारा समान। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध नापता है, ज्ञात प्रतिरोध P/Q = R/S। शक्ति तो सबको पता है, एकांक कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। SI मात्रक वाट। 1 HP = 746 वाट। 1 मीट्रिक शक्ति 735.5 वाट। 1 किलोवाट आवर 1.34 HP। T = Q/V होता है। एकांक विभव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट या फेराड होता है। यह एक अदिश राशि है। 1 माइक्रोफेराड = 10⁻⁻6 फेराड। गोलाकार चालक की धारिता 4πε0, गणना करने पर धारिता आती है 711 माइक्रोफेराड और पृथ्वी की वास्तविक धारिता होती है अनंत। संधारित्र KVL भी बता देंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। संधारित्र AC/DC दोनों पर काम करता है। DC को स्टोर करता है, AC को जाने देता है। समानांतर प्लेट संधारित्र में C बराबर होता है ε0 A/D। 3 चीजों पर निर्भर करता है ही। अगर दोनों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ आ जाएगा तो K ε0 A/D होगा। K परावैद्युत स्थिरांक है जिसका मान 1 से अधिक होता है। अब आते हैं, ये अलग अलग प्रकार के संधारित्र हैं जिसका कोई काम नहीं है। रेंज भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं संधारित्र का समूह 2 प्रकार का, एक श्रेणी एक समानांतर। कैपेसिटर का उल्टा होता है ये। फिर आगे है आपका
धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, इसलिए इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर बटा एम्पियर। I का एम्पियर हो गया, A का मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। ये सदिश राशि है। विद्युत धारा के प्रकार, एक होता है AC, एक होता है DC। AC हम लोग घर में यूज करते हैं, DC बैटरी में स्टोर करते हैं। AC बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टर होके चलता है, और DC बोले तो डायरेक्ट करंट। घरेलू उपयोग में हम लोग AC यूज करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी हीट जनरेट करने के लिए भी। AC DC का अंतर हम तुमको सारा का सारा बताए हुए हैं। AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, DC की आवृत्ति 0 होती है। AC का औसत मान 0 होता है, इसका औसत DC का औसत मान इसके मूल मान के बराबर होता है। AC ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, DC नहीं होता है। AC को नापने के लिए रेड हॉट वायर आमीटर, DC भी रेड हॉट वायर आमीटर से नापता है। विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित तो उपकरण से AC नहीं नापते हैं, लेकिन DC को नापते हैं, यह उसका वास्तविक मान देता है। ऊष्मीय प्रभाव H बराबर I² RT होता है, जो तुम्हारे सामने है, जूल ने खोजा था। विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब, हम बोले थे तुमको विद्युत प्रेस में अब्रक होता है, जो ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद इसमें टंगस्टन नाइक्रोम होता है। हीटर में भी सर नाइक्रोम होता है, लेकिन इसमें चीनी मिट्टी होता है, जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। बल्ब में सर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, नियॉन या आर्गन भरा जाता है। टंगस्टन का गलनांक 380 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय प्रभाव, करंट प्रवाहित करेंगे, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये सब उसका एग्जाम्पल है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक प्रभाव, करंट देंगे और केमिकल इफेक्ट जनरेट होगा। रासायनिक प्रभाव, इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, माइकल फेराड ने खोज किया था। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान M बराबर ZIT होता है। इसका यूनिट कूलम बटा मीटर होता है। इस सब इसका एग्जाम्पल है, जिसमें पहला है तुम्हारा विद्युत लेपन, वही जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड, जिसका परत चढ़ाना है उसका एनोड ले लेंगे। DC खाली यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। गैस देंगे, आयनीकरण हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। प्रथम नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, वही जंक्शन रूल है। किसी पॉइंट पर जो है सभी धाराओं का कुल योग, बीजगणितीय योग जो है इनकमिंग और आउटगोइंग का, वो शून्य होता है। उसके बाद द्वितीय नियम वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होगा। मेश और लूप हम बता दिए थे, ये सर एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये बड़ा भी एक लूप है। मेश खाली उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो। यही हमको बताना था, चलो ये भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। विद्युतीय लोड ही तुमको हम बता दिए हैं, लघु पथन भी बता दिए हैं, करंट ही तो बताए थे। करंट अगर ओपन सर्किट है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। 1 कूलम बराबर 6.25 × 10 18 इलेक्ट्रॉन, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। घरों में के किलोवाट आवर में कुल शक्ति गुना कुल समय बटा 1000। वोल्टेज एम्पियर घंटा। इसे रेड, येलो, ब्लू, फेज, ग्रीन और न्यूट्रल। ग्रीन हो जाएगा भूसंपर्क, ब्लैक हो जाएगा न्यूट्रल। ऊपर वाला होता है अर्थ। 9 मिली एम्पियर की धारा कम से कम चाहिए, मनुष्य के बचा हुआ रहेगा। 1000 ओम होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम। हम बोले थे रेजिस्टेंस नापने के लिए या तो व्हीटस्टोन ब्रिज या नहीं तो केल्विन ब्रिज, और इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा MHA यानी मैक्सवेल, हेज और एंडरसन, और कैपेसिटी नापने के लिए हो जाएगा DSW यानी डिसॉटी, टियरिंग और वीन ब्रिज। अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, नहीं तो विकर्षित करेंगे। घरों में सर समानांतर में जोड़ा जाता है। DC देगा बुलबुला, AC नहीं देगा बुलबुला। बेकेलाइट का पराविद्युत सामर्थ्य आपके सामने है। टोस्टर वही जो ब्रेड वगैरह पकाते हैं, उसमें नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः कॉपर बेस चांदी की मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रिक आयरन में बेस प्लेट उष्मा चालन के माध्यम से किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका परिमाण परिपथ के अन्य स्रोतों पर निर्भर करता है उसे नियंत्रित स्रोत कहते हैं। रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर इतना निरपेक्ष ओम होता है। खुले परिपथ में धारा का मान 0 और प्रतिरोध का मान अनंत होता है। अब इसका आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कहाँ है यार बदमाश शाह। अब इसका सर क्वेश्चन बनाइए, आपके पास PDF है, फिर आपका काम हो जाए। किताब के लिए हल्ला ना मचाएं, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। 1-2 दिन में फिर हम उसको मंगवाते हैं, फिर करते हैं उसको क्लियर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली क्लास में, तब तक आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए, हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।